तो समझते हैं इसमें कि ये अनुच्छेद 371 क्या है। ये असल में 370 पर जब बहस हो रही थी तब ज्यादा लोगों के मतलब संज्ञान में आया। बाकी के जो लोग संविधान जानते थे वो तो पहले से ही समझते थे। तो जब 370 पर संसद में चर्चा हो रही थी तो उसी समय पर फिर ये बात आने लगी कि अब 370 खत्म करने के बाद 371 का भी नंबर आएगा। तो इस पर गृह मंत्री ने हालांकि एक बयान दिया था उसी समय संसद में कि 371 अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देता। यानी कि 370 जो है वो तो विशेष दर्जा देता है, लेकिन 371 जो है वो राज्यों को विशेष दर्जा नहीं देता, वहां पर कुछ विशेष प्रावधान करता है जिससे कि उस राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और जो मतलब वहाँ की जो एक अपनी कल्चरल जो मतलब पहचान होती है, सांस्कृतिक पहचान होती है, उस सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए और वहाँ के जो पिछड़े और बैकवर्ड जो जनजातियां हैं उनके लिए ये विशेष प्रबंध करता है, विशेष उपबंध करता है। तो गृह मंत्री ने जब बयान दिया उसमें तो ये बात साफ तौर पर कही कि इससे अलगाववाद को बढ़ावा नहीं मिलता, इसलिए 371 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके बाद भी फिर जब गृह मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने गए उसके बाद में, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि 371 का संबंध अलगाववाद से नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता, ये राज्यों में विशेष प्रबंध करता है। तो वो विशेष प्रबंध क्या क्या है ये समय समय पर 371 के अंतर्गत जोड़े गए हैं। ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल है 371 में ए से लेकर के जेड तक, सॉरी जे तक, ये शुरू में नहीं थे। धीरे धीरे करके आवश्यकता के हिसाब से जब जब राज्य बनते गए उन राज्यों में जैसी आवश्यकताएं महसूस होती गई उन आवश्यकताओं के हिसाब से इन अनुच्छेदों को शामिल किया गया। तो इसमें सबसे पहले आता है कि 371 का संबंध किससे है। तो 371 का संबंध महाराष्ट्र और गुजरात से है। और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि महाराष्ट्र में खासतौर से दो क्षेत्र विदर्भ और मराठवाड़ा, और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, ये पिछड़े इलाके हैं। तो इनके लिए निर्देश दिया गया है कि वहां पे अलग से विकास बोर्ड बनाए जाए और इन विकास बोर्ड के माध्यम से वहां पर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, रोजगार कार्यक्रम, इनकी व्यवस्था वहां पर राज्य सरकार जो है, राज्यपाल जो है खासतौर से राज्य सरकार को निर्देश दे करके इन मतलब को लागू करें और विकास बोर्ड के माध्यम से वहां पे उन क्षेत्रों का विकास अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अलग किया जाए जिससे कि ये पिछड़ नहीं जाए और इनको अपना लाभ मिल सके। तो 371 का संबंध हुआ महाराष्ट्र और गुजरात से। इसके बाद आता है फिर 371 ए, इसका संबंध नागालैंड से है। आपको मालूम होगा कि आसाम से नागालैंड सबसे पहले अलग हुआ था क्योंकि वहां पे नागा विद्रोहियों ने 1960 में आंदोलन चला रखा था अलगाववाद का उस समय पर। तो 1960 में नागा विद्रोहियों के साथ भारत सरकार का एक समझौता हुआ था और उसके बाद फिर 13वां संविधान संशोधन हुआ। उस 13वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 371 ए को जोड़ा गया और नागा समुदाय जो है वहां का जो प्रमुख समुदाय है उनकी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां हैं, उनके अपने जो कानून हैं, उनकी भूमि का जो स्वामित्व है, इन सब चीजों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया। और इसमें ये बोला गया कि संसद जो है नागाओं से संबंधित इन मामलों में, यानी कि उनकी जो पारंपरिक प्रथाएं, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां, उनसे संबंधित जो वहाँ के स्थानीय कानून है, स्थानीय भूमि संबंधी जो उनके स्वामित्व के अधिकार हैं, उनमें संसद कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी जब तक कि राज्य विधानसभा इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित नहीं करती। यानी कि राज्य विधानसभा की मर्जी के बिना, सहमति के बिना संसद नागालैंड के इन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा, इसी के अंतर्गत नागालैंड का एक जिला है त्वेनसांग। त्वेनसांग जो है ये नागा बाहुल्य जिला है और इस त्वेनसांग जिले को विशेष मतलब दर्जा दिया गया 371 के अंतर्गत। और राज्य सरकार में त्वेनसांग जिले के विकास के लिए अलग मंत्री बनाया जाता है और इसके विकास के लिए 35 सदस्यों वाली एक स्थानीय काउंसिल बनाई जाती है जो इन क्षेत्रों के विकास पर, यानी कि इस जिले में जो क्षेत्र आते हैं उनके विकास पर विशेष ध्यान देती है। तो ये 371 ए का संबंध हुआ नागालैंड से। 371 बी का संबंध है आसाम से। इसको 22वें संविधान संशोधन के द्वारा 1969 में जोड़ा गया था और इसमें जो है राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा के सदस्यों की एक सहमति से राज्यपाल के माध्यम से एक समिति का गठन करवाया
जो समिति वहां के विकास के लिए विशेष उपाय करती है। यानी कि राज्य में जो मतलब राज्यपाल हैं वो कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से एक समिति का गठन करते हैं राष्ट्रपति के आदेश से, और उस क्षेत्र के विकास के लिए वो समिति जिम्मेदार होती है। तो ये 371 बी है। इसके बाद 371 सी, ये 1972 में जोड़ा गया और इसका संबंध मणिपुर से है, जो 27वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये मतलब राष्ट्रपति जो है मणिपुर के राज्यपाल को ये विशेष जिम्मेदारी देते हैं कि वो वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कमेटी बनाए, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास समुचित प्रकार से हो सके। और इस विकास समिति की रिपोर्ट को वार्षिक तौर पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास भेजता है और निर्देशों का पालन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्देशों का, यानी एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। तो ये मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश के लिए 371 डी और ई। और जब आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना का गठन हो गया, तो फिर ये 371 डी और ई दोनों पर लागू हो गए, आंध्र प्रदेश पर भी और तेलंगाना पर भी। और ये खासतौर से वहां पर नौकरियों के लिए है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किस वर्ग के लोगों को किन नौकरियों में किस तरीके से आरक्षण दिया जाए, किस तरीके से उनको राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके प्रावधान करने का अधिकार राष्ट्रपति ने वहां के राज्यपाल को दे रखा है। और इसके अलावा अगर वहां पर जो सिविल सर्विसेज हैं, नागरिक सेवाएं हैं, उनमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है किसी तरह के, उनके रोजगार संबंधी, उनकी सेवा शर्तों संबंधी, इस तरह के जो विवाद होते हैं, तो उनके निपटारे के लिए राष्ट्रपति के निर्देश पर वहां पर एक अलग से ट्राइब्यूनल का गठन किया जा सकता है, यानी कि एक पंचायत का गठन किया जा सकता है। और ये पंचायत हाईकोर्ट के अधिकारों से लैस होता है, लेकिन हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो मतलब हाईकोर्ट से अलग एक ट्राइब्यूनल का गठन इसके अंतर्गत किया जाता है। और 371 ई के अंतर्गत वहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है कि राष्ट्रपति जो है या संसद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आवश्यकता होने पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सके, जिससे कि शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों को वहां पे सुविधा मिल सके और वो अपना विकास कर सके। तो इस तरह से 371 डी और ई का संबंध हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से। इसके बाद आता है 371 एफ। इसका संबंध सिक्किम से है। ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में जोड़ा गया था, जब आपको मालूम होगा कि सिक्किम का अंतिम रूप से विलय हुआ था भारत में, और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था उस समय पे। तब इस अनुच्छेद के द्वारा सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया था। तो इसमें एक तो बात बोली गई थी कि सिक्किम के लिए न्यूनतम 30 सदस्यों की एक विधानसभा का गठन किया जाएगा और पूरा सिक्किम एक संसदीय क्षेत्र होगा। ध्यान रखना, पूरा प्रदेश ही एक संसदीय क्षेत्र है, यानी वहां से लोकसभा की सिर्फ एक सीट है और वो पूरा सिक्किम क्षेत्र कहलाता है। तो एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया। और फिर राज्य की जो विधानसभा है उसमें सिक्किम के विभिन्न वर्गों के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए संसद जो है कानून बना सकती है और तय कर सकती है सीमा के किस वर्ग के कितने लोग वहां की संसद में चुने जाएंगे, वहां की विधानसभा में चुने जाएंगे। तो वहां की विधानसभा के लिए एक तरह से ये वहां के लोगों का आरक्षण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और राज्यपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राज्यपाल राज्य में रहने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाए और उन योजनाओं के हिसाब से उन लोगों का विकास करे। तो सिक्किम के समग्र विकास के लिए और सिक्किम की स्थानीयता को बनाए रखने के लिए ये 371 एफ लागू किया गया 1975 में, जब सिक्किम का अंतिम रूप से विलय हुआ। इसके बाद आता है 371 जी। इसका संबंध मिजोरम से है। मिजोरम के लिए इस अधिनियम के द्वारा, यानी कि इस अनुच्छेद के द्वारा विशेष प्रावधान ये किए गए हैं कि मिजोरम के जो मिजो लोग हैं, मिजो जनजाति के जो लोग हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित किया गया है कि उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हो, किसी तरह के बदलाव नहीं हो। और उस सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो वो वहां की विधानसभा उठाए और संसद उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। यानी कि वहां पर जो संसाधन है उनके मालिकाना हक वहां के आदिवासियों को ही मिले। बाहर से लोग ना तो जमीन खरीद सकें, ना ही वहां पे वो अपना कोई मालिकाना हक जता सके। तो उनकी पहचान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में वहां पर कोई जैसे कारखाने या कोई मतलब आर्थिक गतिविधियां शुरू होती है, तो उसके लिए वो एक राज्य सरकार ने एक अधिनियम बना रखा है, मिजोरम भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्स्थापन एक्ट 2016।
इसके अंतर्गत बाहर के लोग जो है आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए भूमि ले सकते हैं, लेकिन निजी गतिविधियां चलाने के लिए कोई भूमि वहां पर वो नहीं ले सकते। तो इस तरह से अनुच्छेद 371 जी के द्वारा मिजोरम की पहचान को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इसके बाद आता है 371 एच, जिसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। बिल्कुल यहाँ पर औरों से थोड़ा सा अलग है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अपने मंत्रिमंडल के निर्णयों को भी वीटो करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि राज्यपाल वहां के मंत्रिमंडल से सलाह मशविरा करेगा और उसके बाद भी यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्यपाल अपना विचार सही मानता है, तो फिर मंत्रिमंडल के जो निर्णय है उनको छोड़ करके वो अपने विवेक के अनुसार फैसला ले सकेगा। तो इस तरह से राज्यपाल को वहां पे मंत्रिमंडल के ऊपर वरीयता दी गई है, यानी राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा, खासतौर से कानून व्यवस्था के मामले में। तो इस तरह से राज्यपाल को 371 एच के माध्यम से वहां पे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के ऊपर वरीयता दी गई है। इसके बाद आता है गोवा के लिए अनुच्छेद 371 आई। ये अब यूजफुल नहीं रहा है और एक तरह से इनऑपरेटिव हो गया है, क्योंकि गोवा में विधानसभा के लिए था ये कि वहां पे 30 सदस्यों वाली विधानसभा होगी, लेकिन बाद में गोवा के लिए 40 सदस्यों की विधानसभा हो गई, तो तब से ये इनऑपरेटिव हो गया है। तो अब इसका संबंध नहीं है, बस नाम के लिए रह गया है कि 371 का संबंध गोवा से है। इसके बाद आता है आखिरी 371 जे, ये कर्नाटक के लिए है, जिसे 98वें संविधान संशोधन के द्वारा 2012 में जोड़ा गया था। और ये खासतौर से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है वहां पे। इस बात को थोड़ा सा जान लें, हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश वाला हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद का संबंध कर्नाटक से कैसे हो गया, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं इसकी, कि जब कर्नाटक राज्य बना था तो उसमें कुछ हिस्से हैदराबाद रियासत के शामिल हुए थे। यानी मैसूर राज्य का जब पुनर्गठन 1956 में हुआ था, तो आपको मालूम होगा हैदराबाद एक अलग से रियासत थी और बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद। तो हैदराबाद रियासत के कुछ क्षेत्र मैसूर में शामिल हुए थे। उन क्षेत्रों को जो फिलहाल मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक हो गया, तो जो फिलहाल कर्नाटक में क्षेत्र हैं लेकिन पूर्व में वो हैदराबाद रियासत के क्षेत्र रहे हैं, उस क्षेत्र को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र बोला जाता है मिलाकर। तो हैदराबाद से यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, ये शब्द तो वही हैदराबाद है आंध्र प्रदेश वाला, लेकिन ये कर्नाटक के लिए लागू होता है। यानी अब मैं संक्षेप में बोलूं कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र वो क्षेत्र जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, लेकिन पूर्व में वो क्षेत्र हैदराबाद रियासत का हिस्सा रहा है और वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो उसके विकास के लिए, वहां के लोगों के आरक्षण के लिए ये विशेष प्रावधान 98वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2012 में किया गया कि वहां के लिए विशेष प्रबंध राज्य सरकार जो है कर सकती है इस क्षेत्र के लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए। तो इस तरह से ये 371 का संबंध कर्नाटक से हुआ। तो ये 370 से लेकर के और 371 तक मैंने आपको ये सारे मतलब आर्टिकल्स के बारे में शॉर्ट में जितना आवश्यक है उतना समझाया। बाकी अब आपको